तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो छठा चैप्टर होता है वंशागति का आणविक आधार, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक देख लिया था। आज के वीडियो का लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है और साथ ही में इस चैप्टर का आज का ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इस लेक्चर को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देख लो, ये चैप्टर आपका पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही में इस चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इस चैप्टर में मैंने आपको कंप्लीट करवा ही दिए हैं। और लास्ट लेक्चर आज का बचा, इसे भी कंप्लीट कर लो, फिर चैप्टर आपका पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप लोग हर एक लेक्चर को अच्छे से देख रहे हो तो फिर आपको यहाँ से कोई भी नंबर आपका कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हो हर एक टॉपिक यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट लेक्चर को हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है वीडियो, मतलब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, उसको आइए देख लेते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहने वाला है मानव जीनोम के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन जीनोम। तो क्या होता है मानव जीनोम, आइए समझते हैं इसके बारे में। इसमें आप बताओगे कि मानव कोशिका में उपस्थित सभी गुणसूत्रों के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में जो संग्रहित जैव सूचनाएं होती हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मानव जीनोम बोलते हैं। क्या होता है कि जो मानव कोशिका होती है उसमें उपस्थित जितने भी गुणसूत्र होते हैं सभी के डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में जो सूचनाएं संग्रहित होती हैं, जैव सूचनाएं, उसको ही हम लोग बोलते हैं मानव जीनोम। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये मानव जीनोम की परिभाषा है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी है। कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि जो मानव कोशिका होती है उसमें उपस्थित सभी गुणसूत्रों के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में संग्रहित जैव सूचनाएं ही आपकी मानव जीनोम कहलाती हैं। तो इसे एक बार जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए मानव जीनोम के बारे में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और मानव जीनोम के बारे में और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग समझने वाले हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट आखिर कौन सा प्रोजेक्ट है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसमें आप बताओगे सबसे पहली लाइन कि जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है, सर्वप्रथम मानव जीनोम प्रोजेक्ट की जो नींव है वो नील डासट ने 1983 ईस्वी से 1984 ईस्वी में रखा था। यानी कि सर्वप्रथम मानव जीनोम प्रोजेक्ट की जो नींव रखी थी वो थी जीन डासट ने, यानी कि एक वैज्ञानिक है जीन डासट, उन्होंने ये नींव रखी थी 1983 से 84 के बीच में। ठीक है। अगला पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि वह परियोजना जिसमें मानव को विभिन्न डीएनए अणु में स्थित विभिन्न जीन्स का क्रम व उनमें स्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम को ज्ञात करके मानव की जैव सूचनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है, उससे हम लोग मानव जीनोम बोलते हैं। एक बार पहले मैंने आपको परिभाषा बताई थी, लेकिन एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये अलग तरीके से थोड़ा सा, इसमें अगर आप लोग इस प्रकार से लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, और यदि आप लोग चाहो तो केवल इतना भी लिख सकते हो, ये भी आपका सही है बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि वह परियोजना यानी कि मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है वह एक ऐसी परियोजना है जिसमें मानव में विभिन्न डीएनए अणु में स्थित विभिन्न जीन्स का जो क्रम होता है वह उनमें स्थित न्यूक्लियोटाइड होता है के क्रम को हम लोग याद करते हैं, जिससे मानव की जैव सूचनाओं को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है। इसको ही हम लोग बोलते हैं मानव जीनोम बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से परिभाषा आप लोग बता सकते हो। आगे आप इसमें बताएंगे अगली लाइन कि एचजीपी के लिए सर्वप्रथम अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने एचजीपी का लोगो तैयार किया। यानी कि एचजीपी जो है आपका, उसके लिए ये आपका जो कह सकते हैं अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने सर्वप्रथम एचजीपी का लोगो तैयार किया। एचजीपी का मतलब क्या है, एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। ये चीज आपको ऊपर समझना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपका, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि एचजीपी जो आपका है वो आपका है मानव, या बोल सकते हो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। आगे आप बताएंगे इसमें अगली लाइन कि एचजीपी के अंतर्गत ही प्रथम बार मानव के 22वें गुणसूत्र की डीएनए श्रृंखला के पूरे क्रम का पता लगाकर सन 1900 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद 2004 में पूर्ण मानव जीनोम श्रृंखला को ज्ञात किया गया, जिससे मानव के पूर्ण आनुवंशिक चित्रण स्पष्ट किया गया, अर्थात मानव में समस्त जीनों और उनमें समानता और उनका विवरण जाना गया। तो इस प्रकार से एचजीपी के अंतर्गत ही 1900 कह सकते हैं, 1900 में क्या हुआ था, 22वें गुणसूत्र के डीएनए की श्रृंखला के पूरे क्रम का हम लोगों ने पता लगाया था और 1900 में इस चीज को प्रकाशित किया गया था। और इसके बाद 2004 जब आया तो उसमें पूर्ण मानव जीनोम श्रृंखला को ज्ञात किया गया, जिससे मानव के पूर्ण आनुवंशिक
चित्रण स्पष्ट किया गया, अर्थात मानव में समस्त जीनों और उनकी समानताओं का और साथ ही में उनका विवरण जाना गया। इस प्रकार से ये आपका है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार से इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट में, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि सर्वप्रथम जो शुरुआत थी वो कह सकते हैं आप लोग नील डासट ने करी थी। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो, और साथ ही में जो भी इसकी परिभाषा होती है ह्यूमन कह सकते हैं जीनोम प्रोजेक्ट की, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही में ह्यूमन आपका जो जीनोम प्रोजेक्ट है इसके बारे में जो लोगो जो तैयार किया था वो भी मैंने आपको बता दिया कि सर्वप्रथम अमेरिका ने इसका लोगो तैयार किया था। और उसके बाद में फिर किस प्रकार से 2200 जोड़ी गुणसूत्र की डीएनए की पूरी श्रृंखला का पता लगाया गया इसके अंतर्गत ही, और साथ ही में प्रकाशित किया गया 1900 में, और साथ ही में 2004 में पूर्ण मानव जीनोम श्रृंखला का ज्ञात किया गया, जिससे पता चला कि मानव में समस्त जीनों और उनमें समानता और उनका विवरण जाना गया। इस प्रकार से सारी चीजें हुई मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर जो आपका मानव जीनोम प्रोजेक्ट है इसका लक्ष्य क्या है, यानी कि इसका जो प्रोजेक्ट है इसको बनाने के पीछे इसका क्या रीजन है, क्या लक्ष्य है, उसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट आपका इसमें है कि विभिन्न जातियों के विकास के क्रम को ज्ञात करना, यानी कि सबसे पहला जो लक्ष्य है, जो गोल है मानव जीनोम प्रोजेक्ट को बनाने का, वो यही है कि विभिन्न जातियों के विकास के क्रम को ज्ञात करना। दूसरा आपका है असाध्य रोगों को ठीक करना, यानी कि ऐसे रोग जिनका कोई भी अभी इलाज संभव नहीं है उसको ठीक करने के लिए भी ये चीजें अपनाई जा रही हैं। तीसरा पॉइंट आपका है कि मानव की जैविक सूचना को कंप्यूटराइज करना, यानी कि जो मानव की जैविक सूचना है उसको कंप्यूटर में करना, सेव करना। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, कंप्यूटराइज करना ये आपका होता है इसका एक लक्ष्य। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 लक्ष्य मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, और आगे भी कुछ लक्ष्य समझते हैं। तो आगे अब हम इसमें बताएंगे गुणसूत्रों में स्थित जीन के क्रमों को का पता लगाना व उनकी संरचना एवं कार्य का पता लगाने की इसका एक लक्ष्य ये भी है कि गुणसूत्रों में स्थित जो जीन है उसके क्रमों का पता लगाना है, और साथ ही में उसके संरचना एवं कार्य का भी पता लगाना है। और साथ ही में जो आपका इसमें चौथा पॉइंट है वो आपका हो जाता है, पांचवा पॉइंट जो आपका है वो आपका है इसमें उच्च संरक्षित जीनों को पहचानना, यानी कि उच्च संरक्षित जीन है इसको पहचानना। और छठा पॉइंट आपका है कि अनेक जीवों के जीनोम का चित्रण करना। तो इस प्रकार से मानव जीनोम का जो लक्ष्य है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग समझते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता के बारे में कि किन किन चीज़ों से आपकी उपयोगी सिद्ध होगा। आइए इसको समझ लेते हैं। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता में आप बताओगे कि रोग उत्पन्न करने वाले न्यूक्लियोटाइड का पता लगाना, ये पहला आपका यहाँ पर पॉइंट होता है कि जो रोग उत्पन्न करने वाले जो न्यूक्लियोटाइड उसका पता लगाने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका इसमें है मानव या कह सकते हैं मानव समूह की आनुवांशिक वंशावली को निर्धारित करने में सहायक होता है ये आपका। और तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है आनुवांशिक रोगों की पहचान करने में, जैसे कि आपका हीमोफीलिया है तो इसका पता लगाने के लिए भी मानव जीनोम प्रोजेक्ट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है कि डीएनए अंगुली छाप करके अपराधी की पहचान करने में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग आगे अभी डिटेल में आपको बताने वाले हैं। डीएनए अंगुली छापन यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, इससे भी हम लोग अपराधी की पहचान करने में इसका प्रयोग करते हैं, जो कि हम लोग आगे अभी डिटेल में समझेंगे क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपका होता है। तो इस प्रकार से मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताओं के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टॉपिक पर आएंगे। तो यहाँ पर विशेषताओं के लिए हम बात करेंगे मानव जीनोम प्रोजेक्ट की। तो इसमें आप बताओगे कि मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड हैं और एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होती है कि मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड हैं और एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सबसे बड़ी जो आपके जीन होती है वो आपका होता है डिस्ट्रोफिन में लगभग 2.4 मिलियन क्षारकों का अनुक्रम मिलता है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि सबसे बड़ी जो जीन होती है वो आपकी डिस्ट्रोफिन होती है, जिसमें आपका लगभग 2 पॉइंट जो आपका 4 है यहाँ पर मिलियन क्षारकों का अनुक्रम मिलता है। अगला पॉइंट आप बताएंगे कि मानव जीनोम में करीब 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं। जीनोम का लगभग 2% भाग प्रोटीन कोडिंग के लिए उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें है कि मानव जीनोम तैयार करने हेतु WBCs अथवा मस्तिष्क ऊतकों से डीएनए लिया जाता है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि मानव जीनोम को तैयार करने के लिए WBCs अथवा मस्तिष्क ऊतक जो होते हैं उनसे भी डीएनए लिया जाता है। तो इस प्रकार से मानव जीनोम जो आपका है उसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। मानव जीनोम क्या होता है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आता है।
अब हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपका चैप्टर पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। और ये टॉपिक जो आपका है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपका होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंगुली छापन। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो इसमें आप बताओगे कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। यानी कि डीएनए का हम लोग जब क्या करते हैं, डीएनए का एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की सहायता से विदलन करते हैं, फिर डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इसमें आप लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हो, ये तो आपकी परिभाषा थी। आगे आप इसमें जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपकी है कि इस तकनीकी की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में की थी। अब यह कानूनी रूप से वैध है, यानी कि कानूनी रूप से माना जाता है। और ये आपको समझना है कि जो ये तकनीकी रूप से जो आपकी यह तकनीकी है, इसकी खोज किसने करी थी, तो एलेक्स जेफरी ने करी थी 1986 ईस्वी में। और ये लाइन आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि ये लाइन आपकी बहुविकल्पी प्रश्न में भी बन सकती है कि आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खोज किसने करी, तो आप बता सकते हैं एलेक्स जेफरी ने करी थी। और सन भी आप लोग बता सकते हो इस प्रकार से। आगे आप बताओगे इसमें कि प्रत्येक जीव की डीएनए संरचना तथा बोल सकते हो आप लोग आनुवंशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है, भी आपको यहाँ पर समझना है। जो प्रत्येक जीव होता है, हर एक जीव इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, हर एक जीव की जो डीएनए संरचना होती है वो अलग अलग होती है, किसी भी की सेम नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको वहां पर रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए लाइन इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, प्रत्येक जीव की जो डीएनए संरचना होती है तथा आनुवंशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है। तो इसीलिए इसका प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो आइए हम लोग अब समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि के बारे में कि किस प्रकार से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। पहला पॉइंट आप बताओगे इसमें कि डीएनए को पृथक करना। अब हम लोग डीएनए को किसी भी चीज से पृथक कर सकते हैं। शुक्राणु से भी डीएनए आप लोग निकाल सकते हो, रक्त से भी निकाल सकते हो, कंकाल से भी निकाल सकते हो। तो किसी भी व्यक्ति की अगर पता लगाना, मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंकाल मिल गया, अब कंकाल का पता लगाना कि किसका कंकाल है, तो उसको पता लगाने के लिए आप लोग उसका डीएनए निकालोगे, फिर उसको मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराओगे, उसके बाद सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर समझना है कि डीएनए को हम लोग सबसे पहले पृथक करेंगे। अब हम लोग शुक्राणु से भी पृथक कर सकते हैं, रक्त से भी कर सकते हैं, कंकाल से भी कर सकते हैं। अब जब हम लोगों ने डीएनए को पृथक कर लिया है, तो दूसरा पॉइंट आपका इसमें होता है डीएनए को काटना। फिर हम लोग इसको काटेंगे। अब इसको हम लोग काटते हैं एक एंजाइम की सहायता से, जो कि आपका होता है एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। ठीक है। फिर जब इसको काटने के बाद हम लोग क्या कराएंगे, तीसरे पॉइंट में जेल वैद्युत कण संचालन कराएंगे। और फिर हम लोग चौथे पॉइंट में प्रोब का VNTRS के साथ जोड़ेंगे और फिर हम लोग फिंगरप्रिंट निकालेंगे। फिर आपको ये फिंगरप्रिंट निकल करके आ जाएगी। तो इस प्रकार से फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में मैंने परिभाषा और साथ ही में किसने खोज करी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग समझ लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के महत्व के बारे में। तो इसमें आप बताओगे पहला पॉइंट, प्रतित्व निर्धारित करना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि यदि किसी का पिता का पता लगाना होता है तो उसके लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका इसमें होता है कि व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति निर्दोष है, उस पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे कह सकते हैं खून का इल्जाम हो सकता है या फिर कुछ भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी कह सकते हैं गलत चीज़ का इल्जाम लगाया जा सकता है, तो उसको निर्दोष साबित करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। और तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं में भी दोषी की पहचान करने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, हत्या जब कोई करता है, कहीं ना कहीं उसका सुराग छूट जाता है, तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं और दोषी की पहचान करते हैं। चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि बाढ़ भूकंप में बहुत लोग मारे जाते हैं, उसमें ऐसा होता है कभी कभी उनका चेहरा पहचान में भी नहीं आता है, तो उसको पहचानने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे प्रयोग होते हैं, उपयोग होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, मैंने आपको समझा दिया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 2-3 नंबर में भी प्रश्न बनता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से जो आपका चैप्टर था वंशागति का आणविक आधार, इस प्रकार से सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक देखो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।